नमस्कार दोस्तों, जे क्लासेस परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज इस अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को आज हम यहां पर स्टडी करने के लिए आए हैं। चैप्टर नंबर 3 यहां पर अगर हम बात करें यूपीबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो चैप्टर का नाम है जल उपचार, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। हम यहां वाटर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो जितना कि सभी बच्चे लाइव आना स्टार्ट करें इतना मैं ध्यान रखूं आपका, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आज वीडियोस को देख रहे हैं, हम अभी तक 3 चैप्टर प्रीवियस कंप्लीट करके आए हैं। अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और वाला चैप्टर जो है परमाणु संरचना, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ हम फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से जो चैप्टर हैं उन चैप्टर को प्रॉपर वे में कंप्लीट करके आ चुके हैं। और आज एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं, वाटर ट्रीटमेंट की मुझे यहां बात करनी है। बहुत सारे प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट यहां लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए टॉपिक पर रिलेटेड बात करते हैं। देखिए इस चैप्टर का जो वेटेज है ना, सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए चैप्टर बड़ा इजी है। चैप्टर इजी इसलिए क्योंकि वाटर की नीड आपको पता ही है क्यों है, किससे वाटर मिलता है। तो बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे आएंगे इस चैप्टर्स में जो आपने अपनी जर्नल लाइफ में देखे होंगे, है ना। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन जो होंगे वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है बफर सॉल्यूशन से, ठीक है। पीएच निकालने के लिए आ जाएगा, वहां थोड़ा सा ट्रिकी आता है, तो वो आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए। जिंदगी में पहली बार आपको पीएच इतना आसान लगने वाला है कि आप सोचेंगे सर इतनी आसानी से पीएच निकाल लेते थे। तो आज आपको मैं अगर आपसे बात करूं तो यहां पर हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग वेटेज की बात करें तो लगभग ये चैप्टर आपको 10 नंबर आपको पेपर में प्रोवाइड करा देगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन साफ है क्योंकि 20% स्टैंड करता है यहां पर। अगर 50 नंबर का पेपर है तो 10 नंबर अगर आ रहे हैं, 8 से 10 नंबर, तो लगभग ये 20% का यहां रेशो निकल के आ रहा है। तो आज अगर हम यहां बात करें चैप्टर नंबर 3 यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं यूपीबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इसे चैप्टर नंबर 4 के रूप में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। वो एक गुड़िया मेरे साथ रेगुलर जुड़ती है, पूजा गुप्ता, नाम भी मुझे याद हो गया है। और बहुत सारे धर्मेंद्र पटेल हैं और आयुष हैं, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मनोज कुमार हैं, नीरज हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं। काफ़ी बच्चों के नाम भी मेरे को याद हो गए हैं, है ना। एक अजीज अहमद है, ठीक है। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी के मुझे नाम याद आ जाते हैं, काफ़ी के बाद में धीरे धीरे याद आते हैं। तो बहुत सारा परिवार हमारा बन गया है, बस इस परिवार के नंबर और बढ़ाने का समय आ गया है, ठीक है। तो देखिए जितनी एनर्जी के साथ मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ बच्चों, तो मैं आपसे बस उम्मीद ये करता हूँ कि आप अपना 100% दें और बिल्कुल बेफिक्र होकर टेंशन ना लें बिल्कुल भी। अंकित सर आपका सारा सिलेबस बहुत आराम से टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। देखिए चौथे चैप्टर पे पहुँच गए हैं, इसके बाद 2 चैप्टर और बचते हैं, तो ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं बचा है। लगभग 50% कोर्स हम करके आ चुके हैं। 6 चैप्टर आपके पास हैं, 3 कर चुके हैं, 3 रह गए हैं। तो अभी हमारे पास टाइमिंग बचा हुआ है लगभग 1 मंथ से ज़्यादा, तो हम इसको बहुत आसानी से ईजिली वे में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए चैप्टर पे जाते हैं। यहां अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो देखिए मैंने कहा वाटर ट्रीटमेंट। अब मैं वाटर के रिगार्डिंग अगर आपसे बात करूं बच्चों, तो देखो वाटर मतलब जल की अगर मैं बात करूं तो जल आप जानते हैं क्या चीज़ है। एक लिक्विड सबस्टांस है जिसके अंदर ना तो कोई स्मेल होती है, ना ही उसका कोई कलर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब जिस भी रंग में डाला जाता है उस रंग का हो जाता है। कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है, कोई खुशबू नहीं आती, कोई बदबू नहीं आती, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल इन द सेंस ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, ना ही क्षारीय प्रवृत्ति रखता है, ना ही अम्लीय प्रवृत्ति रखता है, बिल्कुल बीच में है, मतलब न्यूट्रल है। और पीएच की बात करें तो 7 होता है, ठीक है। ये वाटर के रेस्पेक्ट में मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया। अच्छा एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, और लेक्चर के लास्ट में इसको फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। बहुत आसान सा इजीली सा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। जो गंगा जल होता है ना, गंगा जल तो आप जानते हैं,
है ना। अगर हिंदू मैथोलॉजी को बिलोंग करते हैं तो गंगा नदी हरिद्वार में बहती है, जो हरिद्वार ऊपर गंगोत्री से आ रही है, हरिद्वार से बहती हुई आती है। तो अगर मैं गंगा जल की बात करूं तो गंगा जल जो है वो कभी खराब नहीं होता। आप उसको घर में स्टोर करके रख लेते हैं लेकिन वो खराब नहीं होता। और अगर आप मशीनरी के रेस्पेक्ट में बात करें, आप किसी वाटर को प्योरीफाई करने आरओ वगैरह लगा के, किसी भी कंपनी का हो चाहे वो, आप आरओ वाले वाटर को किसी बाउल के अंदर फिक्स करके रखिए काफी समय तक, उसके अंदर स्मेल आने लगेगी, वो पानी खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर 1-2 महीने रख दिया तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गंगा जल सालों सालों तक रखा रहता है लेकिन कभी खराब नहीं होता। तो ध्यान दीजिए बच्चे, बताइए मुझे ऐसा क्यों होता है। अगर आपका आंसर सही आया तो मुझे मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शाबाशी मिलने वाली है। नहीं तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पूरी वीडियो को देखते रहिए, ताकि मैं बीच में यहां पर इस पर डिस्कस करूंगा कि ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। देखिए, आपको एक क्विज दे दिया है, आपके ब्रेन में चलता रहेगा। इतना चैप्टर में पढ़ते हैं, वाटर ट्रीटमेंट यहां चैप्टर का नाम है। और अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं बच्चों, तो देखिए सबसे पहली हेडिंग आती है जल के स्रोत क्या हैं, मतलब सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, पानी कहां कहां से मिलता है। बहुत ही आसान सी बात है, कोई भी छोटा सा बच्चा बता देगा। और आप तो अंकित सर के स्टूडेंट हैं, आप तो चुटकियों में बता चुके होंगे और आपके सामने इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपका टाइम सेव कर सकूं। मैंने कहा वर्षा का जल, रेन वाटर की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे मेन स्रोत अगर हम बात करें, सबसे मेन रिसोर्सेज की बात करें तो वर्षा का जल। अगर मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करूं तो हमारी जो खेती है ना, आज भी हमारी खेती कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पर इस तरीके से सिर्फ रेन के ऊपर बेस्ड होती है। आज भी हमारे किसान की अगर हम बात करें तो वो कृषि के लिए बारिश के पानी पर ही निर्भर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अगर वो बिजली से मोटर वगैरह लगाकर पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, उनका जो रिसोर्सेज है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आज भी वो भगवान के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि भगवान टाइमली बारिश कर दे ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले मेन वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो रेन वाटर यहाँ मैं बोल रहा हूँ, है ना, कि वर्षा का जल हमारे यहाँ पर पानी हम उसको स्टोर कर लेते हैं और जिसको हम यूज करते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में। अगर मैं और बात करूं बच्चों, तो जो झरने हैं हमारे पास, ठीक है, झरने एवं कुओं के जल की अगर हम बात करेंगे तो झरने एवं कुओं के जल, है ना, जो झरने होते हैं ना, आपने झरने देखे होंगे, जैसे आप कभी अगर मसूरी गए हो तो वहां पर कैंपटी फॉल वगैरह होता है ना, तो वहां झरने बहते रहते हैं, ऊपर पहाड़ों से पानी आता रहता है, उनका भी हम यहां वाटर रिसोर्सेज के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। तो झरने एवं हम जो कुएं वगैरह खोद लेते हैं उससे जो पानी मिलता है उसको हम यहां पर वाटर का रिसोर्सेज कहा जा रहा है। और देखिए, अगर मैं कुओं के रेस्पेक्ट में बात करूं तो कुओं को काफी गहराई तक खोदा जाता है, इसलिए वहां से जो वाटर मिलता है आपको वो बेसिकली फ्रेश वाटर होता है, स्वच्छ जल होता है, ठीक है। तो कुओं के अंदर जो ज्यादातर पानी होता है उसे स्वच्छ जल बोला जाता है, उसको पीने में यूज करते हैं लोग बाग, उससे फूड बनाया जाता है। बाकी जितने भी नॉर्मल वाटर के जो यूजेस हैं उन सभी में उसका यूज किया जाता है। तो ये एक हमने यहां पर बात की कि झरनों एवं कुएं के जल के रूप में, वर्षा के जल के रूप में, यहां मैंने 2 बातें की हैं आपके साथ। फिर मैं और आगे बात करूं तो समुद्र जल की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, कि जो वाटर है वो समुद्र का जो जल है, मतलब जो सी वाटर होता है, वो भी एक वाटर का बहुत अच्छा रिसोर्सेज है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अगर मैं यहां बात करूं सी वाटर की, तो देखिए सी वाटर जो है इसके अंदर थोड़ी सी अशुद्धियां हैं, ये थोड़ा इम्प्योर वाटर है। रीजन सुनिए क्यों। जैसे मैं आपसे बात करूं तो जो भी नदियां, जो भी तालाब या जो भी कुछ है, मतलब जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, जैसे नदियां जा रही हैं तो वहां पर बहुत सारी आसपास मतलब आसपास जो फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं उनका भी बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो नदी के पानी में मिल जाता है और नदियां फाइनली आगे जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। और जो हमारे घरों से निकलने वाला जो सीवर का पानी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ बड़े सिटीज के रेस्पेक्ट में बात करूं तो चलिए सीवर प्लांट होता है, मतलब सीवेज वाटर प्लांट होता है, उसको हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर डायरेक्टली पानी को नदियों के साथ जोड़ दिया जाता है, घरों से निकलने वाला पानी नदियों में, नालों में बहता हुआ आगे फाइनली समुद्र में पहुंच जाता है। इसलिए समुद्र का पानी बहुत ज्यादा इम्प्योर हो जाता है और वो खारा पानी भी होता है ना, उसको आप हार्ड वाटर भी कंसिडर कर सकते हैं। इसे मुझे आगे आज ही पढ़ाना है, ठीक है। तो समुद्र के जल की अगर मैं बात करूं तो समुद्र का जल यहां पर इम्प्योर वाटर में यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा, जितना भी पानी
अर्थ पर अवेलेबल है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे अर्थ की बात कर रहा हूं। जितना भी पानी अर्थ पर अवेलेबल है उसका सबसे ज्यादा वाटर, अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए, अगर वाटर लेवल की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा पानी जो है वो सी वाटर का यहां पर माना जाता है या कंसिडर्ड किया जाता है। ठीक है, इसे मुझे आपको ग्राफ से समझाना है, जो कि मैं आगे समझाने वाला हूं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं नमक की, NaCl है ना, NaCl होता है कॉमन साल्ट का फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो जो समुद्र का खारा पानी होता है उसको स्टोर करके हम NaCl मतलब जो नमक होता है उसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं यही लिख देता हूं आपके सामने, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड या नमक की अगर मैं बात करूं तो वो समुद्र के खारे जल से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से बिलोंग करना चाहूं तो आपने सुना है कि नमक आंदोलन भी किया था जो हमारे गांधी जी थे पुराने, है ना। अगर हम गांधी जी के रेस्पेक्ट में बात करें, जो हमें, जिनको राष्ट्रपिता कंसीडर्ड किया जाता है, उन्होंने नमक आंदोलन किया था, है ना। तो वहां से भी रिलेट कर सकते हैं आप इस बात को। ठीक है, खैर ये हिस्ट्री की बात नहीं यहां पर इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग जानते थे इसलिए मैंने यहां पर बात की। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक और वाटर का रिसोर्सेज यहां पर डिस्कस किया है, इसे बोला है रिवर का जल, है ना, मतलब नदियों का पानी। अगर मैं रिवर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बहुत सारी रिवर के नाम आपने सुने हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और बहुत सारी, नर्मदा। आपने बहुत सारी नदियां सुनी हैं जिनके अंदर फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास यहां पर वाटर का रिसोर्सेज कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, तो मैंने बेसिकली 4 आपको नाम बताए। सबसे मेनली अगर मैं बात करूं तो आज भी हमारा किसान वर्षा के पानी के ऊपर बेस्ड है, तो मतलब यहां पर हमने कहा रेन वाटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नदियों का पानी, इसके अलावा मैं बात करूं तो झरने या कुएं, इसके अलावा मैं बात करूं तो समुद्र का पानी। ये 4 तरीके के रिसोर्सेज हो गए हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये, और जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां तक क्या आप समझ पा रहे हैं, यहां तक आपको सब समझ आ गया ना। वाटर ट्रीटमेंट नाम का जो चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है, उस चैप्टर के जो शुरू के 4 पॉइंट थे, क्या आप वो मुझे समझ पा रहे हैं? फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ अंकित सर समझ आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, जल्दी से मुझे फटाफट बताइए ताकि मैं आपको इससे आगे इसके लेवल पे लेके जा सकूं। जल्दी से फटाफट मुझे बताइए। और सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हमने एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है। आप उस डाउट ग्रुप में जाकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के या जितने चैप्टर मैंने प्रीवियस पढ़ाए हैं उन सभी चैप्टर के जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स का सॉल्यूशन हम वहां पे कर देते हैं। इसके अलावा किसी भी चैप्टर के पीडीएफ नोट्स के लिए यहां स्क्रीन पर आपके सामने एक नंबर आ रहा है, या तो आप वहां पे कांटेक्ट करते हो, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे आपको टाइमली सभी चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स जो कि मेरे हैंड राइटिंग में लिखे होते हैं वो आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जो हमारी क्लासेस चलती हैं, मैंने हमेशा से कहा है आपसे कि आप अपने नोट्स खुद बनाया करें, और जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं उनको भी देख देख कर आप अपने प्रीवियस नोट्स बना सकते हैं। रीजन है बेसिकली बच्चे, जब आप खुद नोट्स बनाते हैं ना तो वो याद रहता है। और जैसे मैं यहाँ क्लास ले रहा हूं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है, मैं आपको एडिशनल पढ़ाता हूं, तो अगर आप उसको उन पीडीएफ नोट्स के अंदर ऐड कर लेंगे तो आपके नोट्स बहुत शानदार बन जाएंगे, और यूपीबीटी टॉपर का जो सपना हम देख रहे हैं वो जरूर कंप्लीट होगा। और एक सपना और है हमारा कि मुझे चाहिए केमिस्ट्री में आपसे 50 आउट ऑफ 50, तो वो भी इसी तरीके से कंप्लीट कर पाएगा। बस इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। हाँ, आप बहुत सारे बच्चों ने कह दिया सर समझ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आप ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। गुड इवनिंग बहुत सारा हो गया, बहुत सारा प्यार आप सभी बच्चों को। बस इसी तरीके से आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो मैंने यहाँ कहा प्राकृतिक जल के उपयोग, है ना, मतलब यूज ऑफ नेचुरल वाटर, है ना। नेचुरल वाटर पे मैं बाद में बात करूंगा। इससे पहले मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है ना। मैंने बहुत आसान से यहां पर कुछ ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करके दिए हैं, तो इन ग्राफ को समझाने का मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ नंबर ए ये आपके सामने, ग्राफ नंबर बी ये आपके सामने, ग्राफ नंबर सी ये आपके सामने। ग्राफ कह दीजिए, सर्कल कह दीजिए,
एक वैल्यूज कह दीजिए, जो आपका मन करता है कहिए, ठीक है। सबसे पहला, मैंने इसको थोड़ा सा मिस किया है, आपके साथ लिखूंगा। मैंने ये बात आपसे पहले भी डिस्कस की है, जो बच्चे रेगुलर मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं, मैंने उनको बताया कि पानी की समस्या नहीं है देश में, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी बहुत है। अगर मैं अर्थ पे बात करूं तो 97%, लगभग 70% से ज़्यादा एरिया में तो पानी है, सॉरी 97 नहीं। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वाटर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर की। हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में पानी तो बहुत है, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है ना। फ्रेश वाटर है ओनली 3% और 97% यहाँ पर खारा जल है। मतलब फ्रेश वाटर नहीं कह रहे आप उसको कह रहे हैं कि एक ऐसा पानी जो हार्ड वाटर है, जिसको पीने योग्य नहीं माना जाता, उसको आप कंसिडर कर रहे हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा आप, ये मैंने जो यहां पर इस तरीके से वैल्यू समझाई हैं, यहां मैंने लिख दिया 97% और एक साइड लिख दिया 3%। तो 3% के नीचे आप लिख दीजिए फ्रेश वाटर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जी FW, मतलब फ्रेश वाटर। और दूसरी तरफ यहां आप लिख सकते हैं समुद्र का पानी, सी वाटर। तो 97% तो खारा जल है, समुद्र का पानी है, और सिर्फ ओनली 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, वो पीने योग्य जल है। इसलिए पीने वाले पानी की बड़ी समस्या है। इसीलिए गवर्नमेंट बार बार यहां पर आपसे अपील करती है, आपसे न्यूज़ में भी ऐड आते हैं, आपको मूवीज़ देखने जाते हैं वहाँ पर भी ऐड होता है ना। और इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाती है जिससे ये फ्रेश वाटर सरवाइव करे, ये ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर सभी लोगों के लिए बड़ी कंडीशन सही नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री से इस बात को जोड़ने की कोशिश करूं बच्चों, तो देखिए वाटर से ही ऑक्सीजन मिली है। तो अगर फ्रेश वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर सरवाइव करना है तो फ्रेश वाटर को सरवाइव कराना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर मैं आपसे अपील करना चाहूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो सेव वाटर सेव अर्थ, यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे ग्राफ की मैं बात करता हूं। तो अब अगर मैं फ्रेश वाटर के रेस्पेक्ट में एक और ग्राफ बनाऊं, ये जो मैं दूसरा आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सिर्फ फ्रेश वाटर का, मतलब पूरे अर्थ पे जितना टोटल पानी है, ये तो टोटल पानी का था, टोटल वाटर, ये तो टोटल वाटर के लिए मैंने बनाया। अगर मैं फ्रेश वाटर के लिए आपसे एक बात करूं, तो फ्रेश वाटर 3% है। उस 3% का अगर मैं कहूं तो जो आइस कैप्स और ग्लेशियर पर्वत होते हैं, आइस कैप जानते हैं ना आप, जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो ग्लेशियर पर्वत होते हैं, उनसे ये फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा मिलता है। ये आपको ध्यान देना है। कितने परसेंट? लगभग 70% के करीब यहां वैल्यूज है। अगर मैं एक्यूरेट वैल्यू बात करूं तो 68.7%। ठीक बात है बच्चे, 68.7% वैल्यूज यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आइस कैप जो ग्लेशियर पर्वत होते हैं उनके थ्रू आपको वाटर मिलता है। जबकि अगर मैं ग्राउंड वाटर की बात करूं, मतलब जो अर्थ पर पहले से ही पानी है, जैसे कुओं के अंदर से जो पानी मिलता है, जैसे नदी से जो पानी मिलता है, वो तो खैर ग्लेशियर पर्वत से ही आ रहा है ना। जो कुओं से, तालाबों से, झरनों से जो पानी मिलता है, उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो उसे मैं ग्राउंड वाटर कंसीडर कर रहा हूं। ये 30% के करीब है। और इसके अलावा 0.9% में अदर रिसोर्सेज मान रहा हूं, ठीक है, जो हमने यहां पर स्किप कर दिए हैं। इनकी वैल्यूज इतनी ज्यादा नहीं है ना। इसके बारे में भी अगले ग्राफ में मैं बात करने वाला हूं। तो मैंने आपसे बताया इस 30% का भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वैल्यूज जो आती है, वो इस 30% की सबसे ज्यादा वैल्यूज आती है आपके लिए आइस कैप जो ग्लेशियर पर्वत है। इसीलिए आप एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ेंगे बच्चे, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है। एनवायरमेंटल साइंस में आप पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेज, आप वहां पर पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ये जी टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से बर्फ के बड़े बड़े पर्वत पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ जो वाटर है, वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है, नदियों में पानी ज्यादा जा रहा है तो कहीं पर बाढ़ आ जाती है, और समुद्र का वाटर बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बड़ी समस्या है। और ग्लोबल वार्मिंग का मेजर रीजन हमारा पॉल्यूशन है। जो हम पॉल्यूशन करते हैं, प्रदूषण करते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके बारे में एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे ही पढ़ानी है बच्चे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एनवायरमेंटल साइंस जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आ रही है, वो भी मेरे को ही कराना है।
मुझे उसके लगभग 25 से 30 लेक्चर लेने पड़ेंगे। एक महीने में बहुत आसानी से बिल्कुल इजीली वे में कंप्लीट कर लेंगे। उसमें बहुत ज्यादा डायग्राम है, तो डायग्रामेटिकली व्यूज आपके साथ वहां पर शेयर करूंगा और आपको ऐसा लगेगा कि एनवायरमेंट बिल्कुल इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां बात करूं तीसरे वाले ग्राफ पर या तीसरे वाले डायग्राम पे, तो यहां देखिए मैंने ABC यहां कंसीडर किया है। तो यहां मैंने कहा कि ये जो 0.9% है, ठीक है, इस 0.9% को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि जो वाटर में यहां कंसीडर कर रहा हूं, तो एक तो झील मैंने यहां पे बोल दिया, इस वाटर का सबसे ज्यादा मात्रा तो झील मतलब जो लेक होती हैं 87% तक तो वो कंसिडर करती हैं। इसके अलावा 2% रिवर कंसिडर करती हैं और इसके अलावा 11% स्वैम्प्स जो एक्स्ट्रा वाटर के जो रिसोर्सेज स्रोत बना लिए जाते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। तो यहां आपको मैंने यहां 3 डायग्रामों से समझाया है कि फ्रेश वाटर कहां कहां कितने परसेंट है, इसकी वैल्यूज आपसे पूछ सकता है। और अगर नहीं भी पूछता और नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो ये ग्राफ अगर आप बना के दिखा देंगे तो यूपीबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है कि बच्चे को बहुत सारे डाटा पता है, तो उससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां सिर्फ सिखाया नहीं जा रहा है आपको, यहां सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बताए जा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको यह भी मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हैं। अगर मैं टॉपिक पे और आगे बात करूं तो यहां मैंने अब हेडिंग के रेस्पेक्ट में बात करूं तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर एक हेडिंग लिखी है प्राकृतिक जल के यूजेस क्या हैं। नेचुरल वाटर की मैं बात कर रहा हूं। नेचुरल वाटर किसे कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ये, अगर मैं नेचुरल वाटर की बात करूं तो देखिए नेचुरल वाटर उसे कहते हैं जो वाटर नेचर ने आपको प्रोवाइड किया है। नेचर इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो नेचर मतलब ईश्वर ने जो प्राकृतिक स्रोत आपको दिए जिनसे आपको वाटर मिल जाए, जैसे वर्षा का जल, जैसे रिवर, जैसे समुद्र, कोई भी XYZ, ऐसे रिसोर्सेज जो भगवान ने बनाए हैं जो आर्टिफिशियल नहीं है, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कह रहे हैं। तो यहां हेडिंग आती है आपके लिए कि प्राकृतिक जल के उपयोग बताइए, नेचुरल वाटर के यूजेस आप मुझे बताइए। सॉरी, आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आई एम सॉरी टू से, है ना, लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो चैप्टर कंप्लीट करेंगे और अपने जो लेक्चर है आज का उसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बस आप जुड़े रहिए, है ना जी। प्राकृतिक जल के उपयोग में आपसे बात कर रहा हूं। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा एक बहुत इजीली क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसे ये मैंने छींक आ गई मेरे को, तो आप मुझे बताइए छींक के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है। चलो एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके लिए, जैसे मेरे को छींक आ गई है तो छींक के लिए, है ना, या जैसे उबासी आती है या आपको कभी खांसी आ जाती है, उसके लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रेन के कौन से हिस्से से ये मतलब रिएक्शन इंप्लूट होती है, ये आपको मुझे बताना है। चलिए, है ना, तो 2 क्वेश्चन आज आपसे मैंने बताए। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि गंगा जल का वाटर जो है वो कभी खराब नहीं होता, गंगा जल इज प्योर बिकॉज ऑफ। तो मैंने आपसे कहा था वीडियोस में लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बीच में इसका आंसर बताऊंगा। तो बच्चे देखिए, मैं आपकी कमेंट चेक कर लेता हूं। हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर गंगा जल पवित्र है, इसलिए एक ने कहा है कि शिवजी से बिलोंग कर दिया। बेटा बहुत धार्मिक माइथोलॉजी है, उसको हम इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। देखिए मैं अगर आपसे बात करूं, इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश कीजिए आप मेरे से। एक्चुअल में जो गंगा जल है, मतलब जो गंगा जी के अंदर वाटर है, वो आ रहा है गंगोत्री से, है ना। अगर हम बात करें गंगोत्री से, हिमालय से आ रहा है और वहां पर एक प्लांट पाया जाता है। अगर मैं बात करूं उस प्लांट को, क्योंकि यहाँ आप फिजिक्स के बच्चे हैं, केमिस्ट्री के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स के इंजीनियर हैं आप, तो आप प्लांट पे मत जाइए, आप बेसिकली बस ये बात याद रखिए कि ये जहां से गंगा जल निकल रहा है, वो जो वाटर है, उस वाटर के अंदर एक प्लांट पाया जाता है जिसको एल्गी या शैवाल कहते हैं। ब्लूवर्डिन है, मैं उसका नाम नहीं आपसे कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो वो जो एल्गी है, वो जो शैवाल है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जिस पानी में पाया जाता है उस पानी को प्योरीफाई करता रहता है साथ साथ, इसीलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता। आप उसको बॉटल में रख लेते हैं तो बॉटल में रखने के बाद भी वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाता रहता है और वाटर को प्योर करता रहता है। जबकि अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर आप आरओ के वाटर मतलब की बात करते हैं तो वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें से वो एल्गी वगैरह निकल गई है। अगर आप गंगा जल के पानी को आरओ मशीन में क्लेरिफाई कर फिर बॉटल में बंद करके रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आपका जो मशीन है आरओ की मशीन जो है वो उसको भी निकाल देगी वहां से एल्गी को, उसको भी क्लैरिफाई कर देगी। तो ये मैंने आपको आज की क्लास से पहले क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने आपसे बता दिया। अब टॉपिक पे दोबारा बढ़ते हैं। प्राकृतिक जल के उपयोग की बात कर रहा हूं, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां बात करूं बच्चों, तो देखिए क्या क्या यूज मैंने यहां कहा। नंबर पहला यूज मैंने आपसे कहा कृषि के लिए यूज किया जाता है, मतलब सिंचाई करने में। और बहुत सारे जो बच्चे जो हैं वो गांव के परिवेश से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण लोग तो बिल्कुल इसीलिए इस बात को समझ सकते हैं। और इतनी तो कॉमन सी बात है, ये तो शहर के बच्चे भी समझ सकते हैं कि जो सिंचाई कर रहे हैं, मतलब जो फसलों को उगाने के लिए वाटर की नीड है, वहां पर पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कोई भी फसल, कोई भी क्रॉप बिना पानी के सरवाइव नहीं करेगी। पानी तो आपको उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो ईश्वर आपकी हेल्प करे कि बारिश कर दे तो पानी मिल जाए, अदरवाइज आपको मोटर वगैरह लगाकर, है ना, ट्वेल्व वगैरह से उसको पानी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर आपके जो खेत हैं वो नदी के आसपास हैं तो वहां से भी रास्ता बना लिया जाता है, जिनको यूज कर लिया जाता है वाटर को यहाँ पर सिंचाई करने में। तो खेती के कामों में यहाँ पर यूज किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का। इसके अलावा अगर इसी क्रम में आगे बढ़ूं तो देखिए मैंने कहा घरेलू कार्यों में, है ना, घरेलू कार्यों में भी आप इसका यूज करते हैं। मतलब जो डोमेस्टिक वर्क है हमारे घरों के, जैसे खाना बनाना, जैसे कपड़े धोना, जैसे साफ सफाई करना, ठीक है, इन सबों में, इन सभी चीजों में पानी की नीड होती है। और जो लोग जानवरों को पालते हैं, जैसे किसी ने गाय भैंस वगैरह पाल रखी है, तो गाय भैंस को नहलाने में, आप अपने आप भी नहाते हैं, बात करते हैं, है ना, उसमें, है ना, इन सभी चीजों में यहाँ पर वाटर की इंपॉर्टेंस का पता सभी को है। लेकिन मैं आज आपसे यहाँ पर बिल्कुल अपील करना चाहूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि कोशिश करें आप कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर को सेव करें। देखिए ये हमारे देश का एक तरीके से बहुत ड्रॉबैक मैं कह सकता हूं, ठीक है, ड्रॉबैक इन द सेंस ऐसा कि जैसे अगर मैं यूपी के रीजन में बात करूं, नॉर्थ यूपी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे वेस्ट यूपी की, सॉरी नॉर्थ यूपी नहीं, वेस्ट यूपी की मैं बात कर रहा हूं। तो वेस्ट यूपी में बच्चों देखिए बहुत आसानी से पानी अवेलेबल है, फ्रेश वाटर। और हमारे यहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं कि सभी कार्यों में फ्रेश वाटर का यूज करने लग जाते हैं। जबकि मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्रेश वाटर को आप प्रिजर्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो ये पानी खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और बात करूं तो देखिए नंबर थर्ड, औद्योगिक कार्यों में, इंडस्ट्री में, बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पानी के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैं आपसे बात करूं चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग में जहां पर भी लेदर फॉर्मेशन किया जाता है वहां पर पानी की जरूरत पड़ती है। अगर मैं चीनी मिलों की बात करूं तो वहां पर भी वाटर की नीड बढ़ती है। अगर मैं बात करूं रंगाई, छपाई या कपड़ा बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री की, तो वहां पर भी वाटर की नीड बढ़ती है। और मैं अगर आपसे कहूं तो लगभग जितने भी कारखाने हमारे देशों में चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पर जरूर वाटर की नीड बढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो वहां पर भी वाटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि आपके लिए यहां पर बहुत आसानी से समझने वाली बात होगी। ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चे, समझ आ रहा है ना सारी बातें? कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली बात तो नहीं चल रही ना? बहुत आसान सा चैप्टर है ये, इसको बहुत फनी तरीके से इजीली वे में कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और बात करूं नंबर 4, तो यहां मैंने लिखा विद्युत उत्पादन में, है ना, ये विद्युत उत्पादन में मतलब इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं आपसे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली उद्योग, जो बिजली हो रही है, जो विद्युत उत्पन्न हो रही है, उसमें यूज करते हैं। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास, मतलब अगर आपके एरिया में कहीं पर बांध वगैरह डैम बना हुआ हो तो वहां आपने देखा होगा, जैसे हावड़ा नागल बांध में मैंने वो भी देखा है, वहां कलकत्ता में है अपना नागल बांध। ठीक है, इधर मैं बैराज की बात करूं तो यहाँ पर बैराज के पुल पे भी बिजनौर यूपी में यहाँ पर होता है, और बहुत सारे हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं, हम लोग डैम बना लेते हैं, बड़े बड़े बांध बना लेते हैं। उन बांध में क्या किया जाता है, वाटर को ऊपर चढ़ाया जाता है और वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर वाटर को एक फ्लो के साथ रिड्यूस किया जाता है, नीचे छोड़ा जाता है, और वहां पर बड़ी बड़ी पानी से चलने वाली मशीन होती हैं,
जैसे ही पानी का प्रेशर उन मशीन पे गिरता है वो मशीन चलने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है और उस बिजली को प्रिजर्व कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और जो आपके घरों में बिजलियां चल रही हैं ये इन्हीं से प्राप्त की जाती हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वाटर, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो आपके घरों में बिजली नहीं आ पाएगी, आप अपने मोबाइल को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, मतलब रिचार्ज इन द सेंस चार्ज नहीं कर पाएंगे, और आप मेरे वीडियो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान दें, पानी को सेव करें, नहीं तो अंकित सर से आपका कनेक्शन टूट जाएगा भाई, है ना, क्योंकि बिजली नहीं आएगी, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो फिर आप वीडियो कैसे देखोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर नेक्स्ट दैट इज प्रतिशतक के रूप में, मतलब एज ए कूलेंट। कूलेंट की अगर मैं बात करूं मतलब किसी चीज को कूल करने के लिए मैं यहां वर्ड यूज कर रहा हूं। कूलेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं किसी चीज को यूज मतलब कूल करने के लिए। जैसे बड़े बड़े जो परमाणुओं के यंत्र हैं, है ना, जैसे अगर मैं बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूं तो वहां पर कूलेंट करने के लिए, ठंडा करने के लिए ऐसा यूज किया जाता है, वाटर को यूज किया जाता है। अगर किसी चीज़ों के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, कहीं पर हाई टेम्परेचर वहां पर आपने डेवलप कर लिया है, उसको कूल करने के लिए यहां पर यूज कर लेते हैं। इसके अलावा ये तो नेचुरल रिसोर्सेज के नॉर्मल यूज हो गए। इसके अलावा अगर मैं एडिशनल बात करूं तो देखिए जो आग लग गई अगर बाई चांस कहीं पर, तो वहां पर आग बुझाने के लिए भी पानी का यूज किया जा रहा है। तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है किसी भी इंडस्ट्री में जहां पर आपको इसकी नीड पड़ती है। ठीक है, तो यहां आपने नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग यहां पर बात की है, नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग यहां पर मैंने आपको डिस्कस किया। अब मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये आज की लास्ट लेक्चर है, मतलब सॉरी आज का जो लेक्चर है इसकी लास्ट हेडिंग यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण ऑफ वाटर, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर की मैं बात कर रहा हूं, चैप्टर का नाम चल रहा है वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो देखिएगा बच्चे सभी, फर्स्ट हेडिंग के बाद ये लास्ट हेडिंग आज की, दैट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, जल का वर्गीकरण। जल का वर्गीकरण में आपसे बात कर रहा हूं, वाटर को क्लासिफाइड कर रहा हूं। अगर मैं वाटर के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मैंने वाटर को यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोला है सॉफ्ट वाटर, एक को बोला है हार्ड वाटर। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट वाटर एंड द सेकेंड वर्ड इज हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कि पानी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल और कठोर जल, तो मैं यहां दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूं आपको, है ना। ये आपका मृदु जल और ये आपका हो गया जी कठोर जल। मृदुल ऐसे ही कुछ लिखते हैं, है ना, मृदुल जल, ये थोड़ा मिस्टेक कर सकता है, मृदुल जल। ठीक है, मृदुल जल और कठोर जल। ठीक है, यहां मैंने आपसे बात की फ्रेश वाटर के रिगार्डिंग। अगर हम बोलना चाहें तो एक ऐसा जल जिसके अंदर अगर आप साबुन यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से साबुन घुल जाता है, मतलब साबुन बहुत ज़्यादा अच्छे झाग देता है, उसको आप सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। और अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एक ऐसा वाटर जिसके अंदर जब आप साबुन से यूज़ करते हैं तो वो एक ज़्यादा झाग नहीं देता है, उसको आप बोलते हैं यहाँ पर कठोर जल। अगर हम सॉफ्ट वाटर या मृदुल जल की बात करें तो मृदुल जल पीने योग्य पानी होता है, जबकि हार्ड वाटर की अगर मैं बात करूं तो हार्ड वाटर को पीने में यूज नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट द ड्रिंकिंग वाटर। ठीक बात है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्लासिफाई किया है किसको, वाटर को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। यहाँ पर मैंने आपसे बोला है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, और ये भी आपको मुझे आगे बताना है कि कोई वाटर सॉफ्ट वाटर
क्यों है, कोई वाटर हार्ड वाटर क्यों होता है। तो अगर मैं इसी क्रम में आपसे आगे बढ़ूं तो देखिए, कोई वाटर सॉफ्ट वाटर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई भी अकार्बनिक यौगिक नहीं है जो वाटर को इम्प्योरीफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। और फ्रेश वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो बीओडी होती है वो भी कम होती है, जबकि कठोर वाटर की जो बीओडी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। और यहां मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। ये केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, मैं बायोलॉजी में नहीं जा रहा हूं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन बता देता हूं आपको, है ना, यहीं पर देख लीजिए आप। मैंने आपसे कहा बीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मैं बात कर रहा हूं, बीओडी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बीओडी की बात करूं तो किसी भी पानी को, है ना, हम 1 लीटर में नापते हैं जी, 1 लीटर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसे उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। किसी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसे उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और जितना पानी इंप्योर होगा उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा आप, जितना ज्यादा वाटर प्योर होगा उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी कम होगी, और जितना ज्यादा इंप्योर होगा, जितना ज्यादा गंदा पानी होगा, उसकी बायोलॉजिकल डिमांड उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रेश वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए, जबकि इंप्योर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होती है। इसलिए आपको ध्यान देना है। आपसे 1 नंबर में यह भी पूछ सकता है कि बीओडी की फुल फॉर्म बताइए, तो मैंने आपके सामने लिख दिया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैं यहां बोल रहा हूं किसी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसे मैं यहां बोल रहा हूं। आई थिंक सो आपको आज के लेक्चर की बातें सारी समझ आई होंगी। या आप मुझे फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आप ये सारी बातें समझ गए हैं। देखिए, आज के लेक्चर में अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत इजी टॉपिक पढ़ा है, ज्यादातर बच्चों को आता होगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि पानी जो है, जो जल है, उसके स्रोत क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, कहां कहां से आपको पानी मिलता है। फिर मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको यह समझाया कि कितना फ्रेश वाटर है, कितना झरनों से मिलता है, कितना नदियों से मिलता है, कितना समुद्र के अंदर वाटर है। फिर मैंने ग्राफ के रेस्पेक्ट से आगे बढ़कर आपको नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज बताए। रिसोर्सेज के साथ साथ ये बताया कि इनके यूजेस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ आप इसको यूज करते हैं वाटर को, ये मैंने आपसे बात की है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने आपसे बताया कि जब जल को वर्गीकृत किया गया तो हमने जल को 2 पार्ट में बांट दिया। एक को बोला सॉफ्ट वाटर और एक को बोला हार्ड वाटर, है ना। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर मैंने यहाँ पे आपको समझाया। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बात बताई कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको बोलते हैं। तो सभी बच्चे आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस बातों को समझ पा रहे हैं, क्या आपको समझ आ गया कि जो जो आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया है। अगर मैं कल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो कल के लेक्चर में हमें बच्चों क्या पढ़ना है, कल हम यहां पे पढ़ेंगे साबुनीकरण, मतलब साबुन कैसे बनाया जाता है। और यहां पर वाटर से रिगार्डिंग और टॉपिकों पर भी आगे बढ़ेंगे। कल हमें साबुनीकरण पढ़ना है, इसके अलावा पीएच पे बात करेंगे। इसके अलावा आगे जाकर अगर हम बात करें तो बफर सॉल्यूशन, जो बफर विलियंस हैं, उसके रिगार्डिंग भी कल के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जहां पर हमें बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेंगी। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम रेगुलर मोड पे रोज करते हैं, सभी बच्चों से अलविदा लेने से पहले बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपके थोड़े से कमेंट पढ़ लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को रिप्लाई कर रहे थे कि सर गुड इवनिंग, है ना। तो मैं आपके जल्दी जल्दी से फटाफट कमेंट पढ़ लेता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग जी। बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से बस हमारी क्लास को ज्वाइन करे रखें, ताकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा
आपसे मोटिवेट होते हैं बच्चे, है ना। देखिए जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे को हार्ट भेजते हैं, बहुत सारे बच्चे फ्लावर्स भेजते हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है, ठीक है। और ये जो जेई क्लासेस है ये आप ही का परिवार है, बस आपका थोड़ा सा फर्ज ये बनता है कि आप प्रॉपर वे में इसको थोड़ा प्रमोट करने में हेल्प करें। देखिए जैसे अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं भी तो आपसे डिमांड कर सकता हूं ना थोड़ी सी। मेरी डिमांडिंग बस इतनी है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जो भी आपके स्टूडेंट जानकार हैं, या फिर अगर मैं इसके रिगार्डिंग और बात करूं तो वीडियोस को शेयर आउट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट्स मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ अंकित सर जुड़ सकें, है ना। अब तो मेरा हक बनता है आपसे मांगने का, है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस सिर्फ इतना मांग रहा हूं कि देखो जितनी एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता हूं, जितनी मेहनत मैं आपके साथ करता हूं, बस आप एक तो पढ़ाई पे फोकस कर मुझे रिजल्ट दे और साथ साथ इस परिवार को थोड़ा सा बढ़ा दे, ये मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हुए मिलते हैं कल सेम टाइम पर इस चैप्टर के अगले कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।